फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों, आज की जो कहानी हमारे पास आई है ये अनमोल जी की है। अनमोल जी राजस्थान के रहने वाले हैं, बीकानेर के पास के। घटना है 1985 की। तो चलते हैं अनमोल जी की कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, धन्यवाद। दोस्तों, मैं हूं अनमोल, मैं राजस्थान का रहने वाला हूं। हमारे घर में हमारा पिताजी, बड़ा भाई और उनकी पत्नी के अलावा मैं था एक। हमारी माँ पहले गुजर चुकी थी 4 साल पहले। तो 4 लोगों का हमारा परिवार था। भैया की शादी किए हुए करीब 4 महीने हुए थे अभी। भाभी को आते ही घर में बाहर से आ गई थी। घर की रौनक बिल्कुल लौट आई थी। अब लग रहा था कि घर में लक्ष्मी का वास हो चुका है। हर तरफ खुशहाली खुशहाली हमें नज़र आ रही थी। घर में बहुत रौनक रहती थी। भैया भी बहुत भाभी से प्यार करते थे और भाभी हमें भी बहुत प्यार करती थी। पापा का बहुत आदर करती थी। लगता था कि हाँ, सही में वो हमारे घर को अच्छी तरह से संभाल रखी है। लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों के लिए रहा। भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गया। भैया लेकर के डॉक्टर के पास दौड़ते रहे, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल, जगह जगह पर उन्होंने इलाज कराने की कोशिश किया, लेकिन भाभी सही नहीं हो पा रही थी। पता नहीं क्या बीमारी था। डॉक्टरों ने बड़े शहर में उनको जाने को लिए कहा। भैया बड़े शहर भी गए, वहाँ पर कई तरह का टेस्ट भी कराया गया, लेकिन बीमारी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर दवा दे देते थे, आप खिलाइए इनको, सही हो जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद में आइएगा, फिर देखते हैं। वैसे तो कुछ हमें बीमारी पता नहीं लगा है, वो सही क्लियर बोल देते थे कि सही है, सब कुछ सही है, आप घर पर इनको आराम करवाइए। शायद काम ज़्यादा होने की वजह से, थकावट की वजह से ये बीमार पड़ी हैं, डॉक्टरों का कहना था। और वही भैया ने किया कि तुम आराम कर लिया करो, सारा दिन तुम काम करती रहती हो, ये ठीक नहीं है। अब तो भाभी खाट पकड़ चुकी थी, बहुत थकावट होती थी उनको। सारा काम मैं करता था और हमारे भाई भी करते थे। पशुओं से खाना खिलाना, चारा काटना, खेत का काम करना, सब कुछ हम लोग करते थे। भाभी रहती थी तो घर का काम वो कर लेती थी। अब बाहर का खेत का काम, पशुओं का काम, अब घर में फिर हमें रोटी पानी का इंतज़ाम करना पड़ता था। खैर, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। हम लोग उस काम में जुटे रहे और भाभी का इलाज चलता रहा। महीना भर गुजर चुका था, लेकिन भाभी सही नहीं हो पा रही थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। भैया भी भाभी के पास में बैठे हुए थे और मैं थोड़ा सा दूरी पर था। अचानक भाभी बेहोश होकर के नीचे गिर गई। बैठी हुई थी, लुढ़क गई। भैया चिल्लाए, अरे देखना क्या हो गया इसको। पापा बाहर से आ रहे थे, वो भी देख करके दौड़े। हमने भाभी को उठाया, पापा पानी लेके आए थे और चेहरे पर छिड़का। थोड़ी देर में भाभी को होश आ गया था, लेकिन उनकी जो चेहरे की रंगत थी वो बदल चुकी थी। एकदम चेहरा जैसे लाल हुआ पड़ा था और आंखें एकदम बड़ी बड़ी सी हो गई थी और लाल लाल सी नज़र आ रही थी, जैसे उन्होंने बहुत सारा कोई नशा कर रखा हो। इस तरह से उनकी आंखें हुई पड़ी थी और एक तक हमारे भैया की तरफ देख रही थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहा था लगातार। भैया भी भाभी को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, उनके आंसुओं पोंछ रहे थे। मैं भी चुप कराने की कोशिश कर रहा, भाभी हुआ क्या आपको, कुछ तो बताओ।
लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। लगातार उनकी आंखों से आंसू निकलता जा रहा था और आंखें वैसी कि बड़ी बड़ी करके भैया की तरफ देख रही थी, गुस्से के जैसा। वो बड़ी बड़ी आंखें देखकर मैं एक बार तो डर ही गया था कि ये भाभी को क्या हो गया, भगवान ही जाने अब। तभी हमारे पिताजी बोले कि सुन अनमोल, यानी कि जी, चाची को बुला के लिया बगल से। मैं समझ गया कि कौन सी चाची को बुलाना है, कि वो चाची पूरे गांव में हमारे हेल्प करती थी हर काम में। कोई काम हो तो चाची ही आगे आती थी। मैं जाकर के चाची को लेके आया। चाची बहुत सही औरत थी और गांव में हर कोई उनको इज्जत करता था, हर एक काम में वो मदद करती थी। बोले क्या हुआ अनमोल? ने कि चाची, भाभी के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, आप चलो देख लो ज़रा क्या हुआ है। बोली चलो, कहीं भूत ऊत का चक्कर तो नहीं है जैसे तू बता रहा है? तो मैं बोला हाँ चाची, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। वो जल्दी जल्दी हमारे घर आई। वो भाभी के पास पहुंचते ही और वो पहचान गई और बोली मेरे पापा से कि भाई साहब, इस पर कोई भूत का असर है और कोई शक्तिशाली भूत लग रहा है, तभी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें किए हुए है, चेहरे का रंगत देख रहे हो कैसा बदला हुआ है। पापा भी समझ गए कि शायद इसीलिए दवाई काम इस पर नहीं कर रहा है। फिर वो बोले अब क्या करें हम लोग? बोले किसी तांत्रिक से के पास में जाओ, ओझा के पास जाओ, इलाज तो वही करेंगे, इसका इलाज तो डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर के पास पैसा फेंकना ठीक नहीं है। से एक बार तांत्रिक के पास में, किसी ओझा के पास में, किसी पंडित के पास में जाइए, इलाज वही बताएगा और वही करेगा। चाची की बात भी ठीक था। हम लोग ओझा के पास में जाने लगे। जैसे जैसे कहते थे हम वैसे वैसे काम करने लगे। कोई गंडे ताबीज़ देता, कोई धागा देता, कुछ और कोई चीज़ देता कि तकिए के नीचे रख लो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बात बनी नहीं। 10-12 दिन गुजर चुके थे। भाभी का तबीयत वैसे के वैसे था बिल्कुल। गर्मी के दिन थे। हम लोग आंगन में ही अलग अलग चारपाई पर सोए हुए थे। पापा बाहर थे। घर के बाहर में एक छोटा सा झोपड़ी था जिसमें भैंस बंधी हुई थी और पापा उसके आगे ही सोते थे, रखवाली भी करते थे। हम सोए हुए थे, नींद में थे। दोपहर आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं उठ के बैठ गया और मैंने भाभी की तरफ देखा। बाहर चांद निकला हुआ था, रोशनी अच्छी थी। मैंने भाभी की तरफ देखा, वहाँ पे एक औरत खड़ी थी। उसकी जो चेहरा मोहरा सब कुछ था वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। लंबे बाल लहरा रहे थे, धुंधले धुंधले। मैं सब देख करके दहल गया। मैं समझ गया कि भाभी के ऊपर में यही औरत जो ये खड़ी है, ये इन पर है, इनके आसपास यही मंडरा रही है। मैं डर के मारे चीख पड़ा जोर से। भैया उठ गए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? नहीं भैया, देखो भाभी के पास में देखो कौन सी औरत खड़ी है। वो मुड़ करके देखे क्योंकि मैं वहाँ से अपनी नज़रें हटा चुका था। बोले कहाँ है कोई औरत? मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ देखा था? मैं मुड़ करके देखा तो औरत वो नज़र नहीं आई, वो गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे सिहर गया था, थर थर काँप रहा था। मैंने कभी भूत प्रेत कोई ऐसा कोई चीज़ देखा नहीं था। ये पहला अनुभव था कि मैं बिल्कुल सामने देखा था। डर तो लगना ही था। थोड़ी देर के बाद में भैया को मैंने सब कुछ बताया। मैं ये भी बोला कि देखो भाई, भाभी पर कोई औरत का ही साया है
और वही इन पर सवार है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगले दिन हम एक तांत्रिक के पास में और गए। वहाँ पर हमने पूरी बात बताई कि हमने रात में क्या देखा है। वो भी एक ताबीज़ बना के दिया। बोला भाभी के दाहिने हाथ में बांध देना, ये असर करेगा, इसे वो औरत चुड़ैल भाभी के पास में बिल्कुल फटकेगी नहीं। बहुत शक्तिशाली ताबीज़ है और पैसे भी भरपूर लिए थे उसने, लेकिन असर उसका कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे मालूम था कि भाभी तबीयत वैसे के वैसे ही था। 2 दिन के बाद हमारे गांव में एक फेरी वाला आता था जो कपड़े वगैरह बेचता था। मैं बचपन से देखता आ रहा था। बुजुर्ग सा आदमी था, साइकिल पर रख कर के कपड़े वो घर घर आता था, उधार फुधार सब कुछ देता था। वो आया कि भाभी के लिए कोई साड़ी वाड़ी ले लो, कपड़े ले लो। मैंने बताया कि भैया बहुत टेंशन में हम लोग हैं और ऐसी ऐसी बात है, भाभी के ऊपर में कोई भूतनी सवार हो गई है और निकल नहीं रही है। वो कुछ देर तो चुप रहा। बोला कहाँ कहाँ दिखाए। मैंने हर जगह का नाम बता दिया जहाँ जहाँ हम लेके गए थे। तो बोला वो सूर बाबा से दिखाए, ले गए थे कभी? ये कौन सा सूर बाबा? वो गांव का नाम बताया जो हमारे गांव से करीब 6 किलोमीटर के आसपास में था। नहीं, मैंने मना किया कि नहीं जी, हमें कोई बताया नहीं, ना हमें जानकारी है। तो बोले जा कर के उनसे मिलो और देखो फ़ायदा होगा। यानी कि ठीक है जी, आप पता बताओ। पता उन्होंने पूरा बता दिया उस जगह का। यानी कि अब अभी निकल रहा हूँ मैं साइकिल लेकर के और साइकिल बिठा कर ले आऊँगा। तो बोला नहीं 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 नहीं, वो आएंगे नहीं भाई। नहीं क्यों? तो वो बोला कि वो तो बहुत बुज़ुर्ग हैं और उनको दिखाई भी नहीं देता, दोनों आँखों से बिल्कुल नज़र नहीं आता है, अंधे हैं बचपन से वो, से अपने भाभी को ही वहाँ लेकर जाओ। अब मजबूरन हमें वही करना पड़ा। मैं भैया कहीं बाहर गए हुए थे, पापा भी नहीं थे। जब दोनों आगे, भैया भी आगे पापा भी आगे, उनको सारी बात बताया कैसे ऐसे कपड़े वाले ने बोला है, चलो हम लोग इतनी जगह घूम चुके हैं तो एक जगह और चलते हैं। पापा बोले ठीक है। भैया को तैयार कर लिए, हम लोग चल पड़े थे भाभी को लेकर के। सूर बाबा के गांव हम पहुंच गए थे और वाकई जैसे कपड़े वाले ने बताया था कि बहुत वो वृद्ध थे, बुज़ुर्ग थे और उनकी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन लोग बाग उनके पास में मैं देखा 2-3 बैठे हुए आए हुए थे प्रेत बाधा का लेकर के। शायद उन पर भी कोई साया का असर था और वो धागे से इलाज कर रहे थे। जितना बड़ा इंसान होता था पैर से लेकर के और सर तक धागा को नापते थे और धागा बाकी तोड़ करके रख लेते थे और इसके बाद में वो धागा को उसके शरीर पर लहराते थे। अगर वो धागा टाइट हो गया तो समझ लो कि भूत कब्जे में आ गया है। अगर धागा टाइट नहीं हुआ तो उस पर भूत है ही नहीं, वो डिक्लेयर मना कर देते थे। वैसे ही मेरे भाभी के साथ में किया। धागा हमने नाप करके दिया उनको, पैर से लेकर के सर तक, और फिर तोड़ करके उनको हाथ में हमने पकड़ा दिया कि बाबा ये रहा। फिर वो धागा चुटकी में पकड़ करके और भाभी के शरीर पर लहराने लगे। काफ़ी देर तक, करीब 5-7 मिनट हो चुका था, वो लहरा रहे थे। अचानक हमने देखा कि वो धागा तन गया था, जैसे किसी दूसरा छोर जो होता है किसी ने पकड़ रखा हो। वो बिल्कुल टाइट हुआ पड़ा था। वो झटके से धागा को अपनी ओर खींच लिए, अपने दोनों हाथों में उन्होंने दबा लिया। बोले कागज़ बेटा पड़ा होगा यहाँ पर। वहाँ पर सफ़ेद कागज़ था, मैंने दे दिया उनको। उस कागज़ में वो पुड़िया बना करके उस धागा को और हमें पकड़ा दिए। बोले इस पुड़िया को किसी सुनसान जगह पर ले जाना और थोड़ा गहरा खड्डा खोलना और उसमें इसको दबा देना, सब कुछ सही हो जाएगा
आप लोग चिंता ना करो, जो था हमने धागे में पकड़ लिया है। हम निश्चित हो गए और वही किया जैसे बाबा ने बताया था। उस पुड़िया को गहरे खड्डे में हमने बहुत सुनसान जगह पर दबाया था ताकि कोई वहाँ जा ना सके जल्दी से। और इसके बाद में हम घर आ चुके थे। भाभी का चेहरे का रौनक ही बदलने लगा था शाम के टाइम से ही। अब वो थोड़ा सा टहलने लगी थी और 2 दिन में पूरा असर दिख चुका था। कमज़ोर तो थी वो, अब मेन चीज़ था उनका खुराक देना, कि उनके शरीर का जो सब कुछ एनर्जी लॉस हो चुका था उसको पूरा करना। और वही हमने किया। भैया फल वगैरह सब कुछ लाते रहे, अच्छे खाना दूध वगैरह हम देते रहें और 15-20 दिन में पहले जैसे वो होने लगी थी। पहले के जैसे उनकी चेहरे पर मुस्कान थी, हर चीज़ था। अब लग रहा है कि वो हमारी पहले वाली भाभी है। तो दोस्तों, ये था अनमोल का कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई अनुभव है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे जो चैनल है दूसरा हाईवे 33, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ, उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ करीब 150 के आसपास है। और हम मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।